हेलो बच्चा लोग। मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। लेकिन आज मैं इसे कर रहा हूँ इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसके बाद मैं हीट का न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको अपलोड करूँगा, ठीक है? तो इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बात कर लेते हैं। ये एक छोटा-सा ही है, तो इसमें हम देखेंगे कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखेंगे इसके, ठीक है? 4 क्वेश्चन हैं जो इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, और 4 क्वेश्चन हैं जो इसके एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स के हैं, ठीक है? और इसमें मेनली बात की जाए तो एक ही थ्योरम है, आपको थोड़ा-सा उसके बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी, जैसे पहले सेकंड पेज पे ही आपके टेक्स्ट बुक में आ जाता है ना? अगर आपको वो थ्योरम या वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं ये सारा आप कर ले जाएंगे, ठीक है? तो मैं पहले थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, फिर आपको आगे ले चलता हूँ, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर हम करते हैं कि जैसे मैं बता रहा हूँ, पावर पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है? एनर्जी अपॉन टाइम। अब इसी से ना पावर के कई सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। अब एनर्जी क्या है? तो जैसे अगर 9th का थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो, तो उसमें आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जो टोटल वर्क डन होता है ना, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जैसे कोई कंडक्टर है, ठीक है? कंडक्टर में यहाँ से यहाँ तक अगर हमें किसी चार्ज को लेकर जाना है, तो जाहिर सी बात है कुछ वर्क डन होगा, है ना? कुछ टाइम लगेगा उसको। तो ये जो टोटल वर्क डन हो रहा है, हाँ, और एक चार्ज को ले जाने में, ठीक है? दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली V इज इक्वल टू W अपॉन Q लिख देता हूँ। ये आपको 9th में फॉर्मूला मिल जाएगा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये जो W है, जिसे वर्क डन कहते हैं, उसे एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है? वर्क डन को ही आप एनर्जी भी कह सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है? फिलहाल तो यहाँ पर ये जब वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, तो दैट मीन्स कि आप V को क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू E अपॉन Q लिख सकते हैं। और E को क्या लिख सकते हैं आप? V इंटू Q लिख सकते हैं। अब ये V इंटू Q को अगर आप यहाँ डालिएगा ये पावर के फॉर्मूले में, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू Q, सॉरी, E के जगह पे हम V इंटू Q डाल रहे हैं ना, तो इसे कट कर देते हैं। Vp इज इक्वल टू V इंटू Q अपॉन T, ऐसा, ठीक है? तो Q अपॉन T जो होता है, अब आपको थोड़ा करंट के बारे में पता होना चाहिए, जो फिर से एक बार 9th का ही कॉन्सेप्ट है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है बेटा, ठीक है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट, तो Q अपॉन T। तो यहाँ पर Q अपॉन T, ठीक है? तो यहाँ पर Q अपॉन T को आप क्या लिख सकते हो? I। तो V इंटू Q अपॉन T की जगह आप क्या लिख दोगे? I। तो पावर का एक फॉर्मूला हो गया V अपॉन V इंटू I, ठीक है? एक अब आप लोगों ने अगर ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ाया जाता है V इज इक्वल टू आई आर, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, या फिर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? ये फिर से एक बार 9th का कॉन्सेप्ट है, और R को एक कांस्टेंट लिया जाता है। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर आप V के जगह पे आई आर रख देंगे, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V के जगह पे आई आर रखेंगे, तो V की जगह पे आई आर इंटू आर, तो ये क्या बन जाएगा आपका? आई आर स्क्वायर, ठीक है? या अगर आप यहाँ से I इज इक्वल टू V अपॉन आर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस R को मैंने यहाँ पे भेज दिया V के पास में, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। इसको फिर से अगर यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, जैसे इस I की जगह पे, तो पावर का एक और फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई की जगह पे क्या रख रहे हैं आप? V अपॉन आर। तो V इंटू V क्या हो जाएगा आपका? V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है? ये पावर। तो ये पावर के कुछ 3 फॉर्मूले बन रहे हैं। पावर इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर आल्सो, है ना? एंड पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर आल्सो, एंड पावर इज इक्वल टू V इंटू आई आल्सो। ये सारे पावर के फॉर्मूले हैं जो आपको आने वाले न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। इसके अलावा यूनिट की बात कर ले, पावर के यूनिट की बात कर ले, तो यूनिट ऑफ पावर जो होता है वो होता है वॉट, ठीक है? यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वॉट। तो आप WATT की जगह पे कैपिटल W लिखा करें, तो जैसे न्यूटन का कैपिटल N लिखते हैं, वैसे वॉट का
W लिख सकते हैं। इसके अलावा इसकी यूनिट जूल पर सेकंड भी होती है किसी किसी केस में, ठीक है। तो ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे ध्यान से रिपीट करके एक दो बार देख लेना ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ 6 मीटर लॉन्ग वायर, ठीक है, किसी वायर की लेंथ दी हुई है, मान लीजिए 6 मीटर का है वो, ओके, एंड मेड फ्रॉम एन एलॉय। एलॉय क्या होता है, जिसमें 2 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करके बनाया जाता है, तो उससे तो हाँ, कोई एक 6 मीटर का लंबा वायर है जो कि एक एलॉय से बना हुआ है, नाइक्रोम, है ना, वो एलॉय का नाम लिया हुआ है नाइक्रोम, और उसमें और कुछ भी मिलाया होगा। इट्स शेप्ड इनटू अ कॉइल। कॉइल का मतलब क्या, मतलब ऐसा 6 मीटर का लंबा वायर था, तो उसको ऐसे कॉइल कर दे, कॉइल कॉइल ऐसे, समझे, गोल गोल घुमा दे। एंड गिवन फॉर अ प्रोड्यूसिंग हीट, और इसका काम क्या हो रहा है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, आपको हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ऐसे हीट प्रोड्यूसिंग करेगा। इट हैज अ रेजिस्टेंस, अब जो डेटा हमारे काम का है वो लिख लेते हैं। इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम्स, तो आर के पास आर कितना है इसका, 24 ओम्स। एंड कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। समझ आ रहा है, कैन वी गेट मोर हीट इफ इसके ओरिजिनल लेंथ का हाफ कट कर, मतलब मान लो ये वायर जैसे ऐसे कॉइलिंग करके जितना भी बड़ा हुआ हो, तो अगर इसमें कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम इसको हाफ कट कर दें, तो क्या इसके हाफ पार्ट से ज्यादा हीट निकलेगी, कैन वी गेट मोर हीट, है ना, इफ द वायर इज कट इनटू ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप्ड इनटू अ कॉइल, मतलब 6 मीटर के वायर को 3 मीटर कर दो और फिर से उसको कॉइलिंग कर दो, तो क्या हमें ज्यादा हीट मिलेगा, ऐसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर गेटिंग एनर्जी, मतलब वो हीट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, द टू एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ सोर्स विथ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। वो जो वायर है उसके दोनों एंड, मतलब जानते हो ना, वायर को दो एंड से कनेक्ट ही करोगे, तो वो जो कनेक्टेड है, वो एंड से जो कनेक्टेड है, वो वोल्टेज जितना दिया गया है उसको, वो अप्रोक्सीमेटली 220 वोल्ट है, ठीक है, 220 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा काम लायक है, वो एक तो आर हो गया आपका 24 ओम, ठीक है, और दूसरा जो है वोल्टेज जिससे वो कनेक्ट किया गया है, वो है 220 वोल्ट। एक जो ये चीज दी हुई थी कि 6 मीटर लेंथ है, तो इससे आपको पता है नाइन्थ में फिर से रजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर लेंथ हाफ किया तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, लेंथ अगर आपने हाफ किया, जैसे अगर पहला आपका 6 मीटर लेंथ था, उसमें आपका रेजिस्टेंस 24 था, अब अगर आपका लेंथ 3 मीटर कर देंगे, यानी हाफ कर देंगे, 3 मीटर कर देंगे, तो ये रेजिस्टेंस भी 12 ओम हो जाएगा। तो हम दोनों कंडीशन में इसका हीट एनर्जी देख लेते हैं एंड फिर हम कह सकते हैं कि किसमें हीट एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो पहले वाला केस के लिए लेते हैं, उसमें लिखते हैं कॉइल ऑफ होल वायर। जब हम पूरे वायर का कॉइलिंग कर रहे हैं तब, कॉइल ऑफ होल वायर, ओके, कॉइल ऑफ होल वायर। तो उस केस में आपको, अब देखिए मैंने आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको एक फॉर्मूला उठाना पड़ेगा यहाँ से। तो देखिए आपके पास V है और R है, तो आप तीसरा वाला फॉर्मूला उठा लीजिए जिसे V स्क्वायर बाई R कहते हैं। तो पावर इज इक्वल टू, आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, V स्क्वायर बाई R। यहाँ पर आपका V कितना है बेटे, तो आपका V है 220, आप उसका स्क्वायर करिए, डिवाइड बाई 24 करिए, इज इक्वल टू 220 इंटू 220, ऐसे 2 टाइम्स लिखिए एंड डिवाइड बाई 24 कर दीजिए, ठीक है। ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे, मैं यहाँ थोड़ा सा कट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 12 और इसको 2 से कट कर सकते हैं, 110 हो जाएगा। एक बार फिर ये 2 से कट हो जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा, और ये एक बार फिर से 110 हो जाएगा। ये एक बार फिर से 2 से ही कट हो जाएगा, 2 3 जा, और ये भी 2 से कट हो जाएगा, यानी 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, तो 55 एंड अब ये 3। तो अब कोई भी जो है 3 से प्रॉपर कट नहीं होगा, फिर भी आप इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी निकालेंगे, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 201। मैं टेक्स्ट बुक से आंसर आपको कर रहा हूँ, आप आगे थोड़ा सा मैथ्स कर सकते हैं। 201। अब पावर की यूनिट क्या होती है, तो पावर की यूनिट होती है वॉट, मैंने पहले भी आपको बताया है, तो आप इसके आगे लिख देंगे वॉट्स, ठीक है। ये किसके लिए था, कॉइल ऑफ होल वायर के लिए था। अब आप क्या करेंगे, वायर के लेंथ को हाफ कर देंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है,
दूसरा केस देख लेते हैं, जिसमें मैं कहूंगा कि कॉइल ऑफ हाफ लेंथ वायर, कॉइल ऑफ हाफ लेंथ वायर। ओके, नाउ सी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब इसका लेंथ हाफ किया जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर जब आप पावर का फॉर्मूला फिर से वही यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन यहाँ पर वी तो वही रहेगा सेम, 220 वोल्ट है ना, तो उसका स्क्वायर तो वही होने वाला है, एंड अपॉन आर क्या हो जाएगा, अभी आपका 24 के जगह क्या हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। 220 इंटू 220 आप करेंगे, डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, एंड इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। इसको 2 3 जा 6 कर देंगे, ये भी आपका 110 हो जाएगा। अब ये 110 एंड 110 दोनों मल्टीप्लाइड कराइए और डिवाइड बाई 3 करिए। देखिए 11 इंटू 11 आता है 121, और 2 जीरो लग जाएंगे पीछे, 0 0, एंड डिवाइड बाई 3। अगर मैं इसे 3 से कट कराऊं तो ये कुछ ऐसे कट होगा, 3 4 जा 12, एंड 1 तो जाएगा नहीं, तो 0 टाइम्स लेकर जाऊंगा, 1 और 0 जो है 10 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, एंड फिर यहाँ पे 1 बचेगा और आगे 0, तो ये 3 ऐसे, तो ये 4 0 3 3 ऐसे जा रहा है। 4033 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल लगेगा, फिर 10 ऐसे बढ़ता रहेगा, तो 4033 वॉट दिया है। तो एक बार इस कैलकुलेशन को चेक कर लेना, टेक्स्ट बुक में जो है 403 वॉट ही दिया हुआ है, ऐसा ही आंसर दिया है, बट यहाँ कैलकुलेट करने पे तो हमें 4033.33 आ रहा है। तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन चेक कर लेना, वो टेक्स्ट बुक में एरर रहता है। यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेना, फिर 55 और 110 को मल्टीप्लाई करके 201। लेकिन एक बात क्लियर है कि जब हमने कॉइल को हाफ कर दिया तो उसका पावर या उसकी हीट एनर्जी बढ़ गई, और क्वेश्चन यही पूछा था, कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ? तो आंसर इज यस, दिस मींस मोर हीट वी विल गेट आफ्टर कटिंग द वायर इनटू हाफ। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A cell is connected to a 9 ohm resistance। काम की चीज है 9 ohm resistance, वो आप लिख लीजिए। कोई एक सेल है जो कि 9 ohm के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, because of which heat is 400 joule। ओके, हीट ऑफ 400 जूल इज प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। देखिए हीट की यूनिट क्या बना रहे हैं कि 400 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है पर सेकेंड। दैट मीन्स आप पावर इज इक्वल टू लिख सकते हो कि 400 जूल आपको हर एक सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए हीट जो होता है ना, हीट को क्यू से दिखाते हैं, क्यू इज इक्वल टू 400 जूल ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड पावर की फॉर्मूला एक आपने पढ़ा था कि एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी है, तो हमने उसको लिख लिया 400 जूल, एंड यहाँ पे टाइम को लिख लेंगे 1 सेकंड। ठीक है, जूल भी हो गया, यहाँ पे सेकंड भी हो गया, और पावर की यूनिट जूल अपॉन जूल पर सेकंड भी होती है, वॉट भी होती है, तो यहाँ पे आपने लिख लिया 1 सेकंड ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो पावर का आंसर हो गया आपका 400 जूल पर सेकंड। ठीक है, यूनिट बन गया। नेक्स्ट इसमें आगे क्या देता है, ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब इसमें करंट फ्लो हुआ तो ऐसा हुआ, ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। आपसे क्वेश्चन क्या कर लिया बेटा, V इज इक्वल टू क्या होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अभी अभी आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। आपके पास R है, आपके पास P है, आपको V निकालना है, तो P आपने यहाँ पे निकाल रखा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। P की वैल्यू हो गई 400, V स्क्वायर R के जगह पे आप 9 रखिए, 9 को इस साइड भेजिए, तो देयरफॉर 400 इंटू 9 हो जाएगा इज इक्वल टू V स्क्वायर हो जाएगा, एंड देयरफॉर V स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 400 इंटू 9, स्क्वायर रूट उधर भेज देंगे तो आंसर आ जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ 400 इंटू 9। 400 का रूट कितना हो जाएगा आपका, मतलब इसको अगर आप देखिए, बहुत सारे बच्चों को रूट नहीं निकालने आता है, तो मैं उसके लिए छोटा सा सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। 400 को हम 20 इंटू 20 लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 को मैंने ये ले लिया अपना पेयर बना दिया इसका, अब ये बाहर निकल जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 20 इंटू 3, तो आंसर हो जाएगा 60। एंड ये V है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो V की यूनिट वोल्ट होती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, तो ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया रहेगा। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई एक
इलेक्ट्रिक आयरन की बात हो रही है। एन इलेक्ट्रिक आयरन यूजेस अ पावर ऑफ 1100 वॉट। देखिए पावर यूज हो रहा है आपका 1100 वॉट का, तो आप यहाँ पे पहले वो लिख लीजिए 1100 वॉट। वॉट कैपिटल में लिखा हुआ है, डब्ल्यू कैपिटल में लिखा हुआ है। व्हेन सेट टू अ हायर टेम्परेचर, जब एक इलेक्ट्रिक आयरन जानते हो हम उसका टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हैं। आप अगर घरों में अपना कभी ड्रेस वगैरह प्रेस करने के लिए या किसी कपड़े को प्रेस करने के लिए यूज किए होंगे तो आपको पता होगा ये बात। इफ सेट टू अ लोअर टेम्परेचर, कोई कोई कपड़े को प्रेस करने के लिए हम लो टेम्परेचर कर लेते हैं, तो इट यूजेस 330 वॉट। तो यहाँ पे दो पावर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 1100 वॉट और दूसरा दिया हुआ है 300 वॉट। ठीक है बेटे, एक को आप P1 कर लो, एक को आप P2 कर लो। चलो, एंड फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट। तो आप क्या पता करो, इलेक्ट्रिक करंट एंड द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट भी पता करो और साथ ही साथ रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस भी पता करो, सॉरी, है ना, ऑफ द टू सेटिंग्स। इन दोनों सेटिंग्स का मतलब जब आप पावर इतना कंज्यूम करवा रहे हो, है ना, तब आपका I1 कितना होगा वो भी बताइए, और तभी आपका R1 कितना होगा वो भी बताइए, है ना। और ये वाला केस में भी आप बताइए I2 कितना होगा और R2 कितना होगा। समझ आ रहा है। एंड द आयरन इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कि दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस बेटा इतना ही अपने घर में सप्लाई आती है तो उतना ही कनेक्टेड होगा। समझ आ रहा है मेरी बात। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला है पावर का, आप यूज करिए धड़ाधड़, है ना। पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या है, देखिए मैंने आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ, वापस से देखिए, आ जाइए फर्स्ट नंबर पेज पे। ये देखिए पावर का फॉर्मूला है आपके पास आई आर स्क्वायर, पावर का फॉर्मूला है आपके पास वी स्क्वायर बाई आर, पावर का फॉर्मूला है आपके पास वी इंटू आई। ठीक है। अब अगर आपको कोई कह रहा है कि वी गिवन है, पावर गिवन है, तो क्या आप आई नहीं कैलकुलेट कर सकते? आराम से कर सकते हैं। तो वही फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ओके बेटे, अगर हम केस 1 के लिए यूज करें तो P1 एंड V इंटू I1, एंड I यहाँ पे अगर V इस साइड भेजा जाए तो P1 अपॉन V इज इक्वल टू I1। तो आपको I1 कितना आ जाएगा, देखिए P1 अपॉन V। तो देखिए P1 की वैल्यू कितनी है वो सब्स्टिट्यूट करिए फटाफट, 1100 V कितना है बेटे आपका 220 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फटाफट, कैलकुलेशन कर दीजिए, 0 0 कट गया, 11 1 जा 11 एंड 0, 11 2 जा, एंड दिस विल बी द 5। ओके, वेरी सिंपल। आई थिंक आप लोगों के लिए भी बहुत ही सिंपल होगा। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो I1 आ गया आपका 5। चलिए सेम केस आपको सेकंड के लिए भी करना होगा बेटे, P2 के लिए। तो P2 इज इक्वल टू अगेन V इंटू आई2। तो I2 अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटे आपके लिए, I2 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ P2 बाई V। तो P2 कितना है मेरा, P2 है मेरा 300, तो मैं उसे लिख लेता हूँ 300। एंड यहाँ पर मेरा फिर से वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है घर में, तो 220 लिख लेता हूँ, 0 से 0 कैंसिल कर देता हूँ। एंड इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो जैसे ये 2 से ये भी कट जाएगा तो 15 आएगा और ये 11 आएगा। ठीक है, और इसको अगर हम कट करते हैं तो ये कुछ 1.5 के आसपास आएगा, एग्जैक्टली नहीं बट इतना ही आएगा, 1.5 एम्पियर। तो आपको I2 भी मिल गया 1.5 एम्पियर। ठीक है। अब अगर रेजिस्टेंस निकालने की बात होती है तो बेटा V इज इक्वल टू आई आर, आपको ओम्स लॉ अगर पता होगा तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। तो अगर हम फर्स्ट वाले केस का निकालना चाहते हैं I1 का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R1 इज इक्वल टू V, तो वही रहेगा I1, क्योंकि I1 अलग अलग हुआ है। तो यहाँ पे रखिए 220 वोल्टेज जो है, और I1 आपका 5 है, तो आप इसको डिवाइड करा दीजिए। तो 5 1 जा 5, 4 जा 20 एंड 4 जा 20, तो ये हो गया आपका 44 ओम। ठीक है, R1 आपका इतना आसानी से आ गया, तो R1 हो गया 44 ओम। एंड बात कर लेते हैं R2 की, तो सेम कंडीशन उसमें भी लगेगा, R2 इज इक्वल टू V अपॉन I2। तो अगेन आपका V कितना है, तो वो है 220 डिवाइड बाई 1.5। तो इसको थोड़ा डिवाइड करिए, इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई कराइए, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ऊपर हो जाएगा 2200 एंड नीचे हो जाएगा 15, इसका डिवीजन करा लीजिए, 15 1 जा 15 एंड यहाँ पे 70, 15 4 जा 60 एंड फिर 10 एंड 0 तो 15 6 जा 90, फिर जैसे ऐसे चलता रहेगा। तो ये कुछ 146.66 आ रहा है, बट आपकी बुक में दिया हुआ है कि जस्ट इट 146 ओम।
ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, आपका 146.66 ओम भी अगर आप लिख देते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा उसे, वो एक्यूरेट कैलकुलेशन है। सिंस अभी आप 10th में हैं तो आपको डेसिमल में टेक्स्ट बुक उलझाना नहीं चाहता है। आपको बोर्ड में अगर आता है तो आप अपने कैलकुलेशन से बिल्कुल घबराइएगा नहीं, जो आता है वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको समझ हो गया होगा। आगे चल के देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब इज कनेक्टेड इनटू अ होम सर्किट। कोई एक इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब है जो कि एक होम सर्किट में कनेक्टेड है। द होम इलेक्ट्रिक सप्लाई रन्स एंड, जैसे मैं हमेशा बता रहा हूँ कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है नियर अबाउट 220 वोल्ट की, तो वो उसका फिर से वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, लिख लेते हैं, डेटा काम का है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन स्विच्ड ऑन अ करंट ऑफ 0.45 एम्पियर फ्लोज थ्रू द बल्ब। जब वो स्विच ऑन होता है तो बल्ब से कितना करंट फ्लो होता है, तो आंसर है 0.45 एम्पियर बल्ब, एम्पियर ये करंट फ्लो होता है बल्ब से। व्हाट मस्ट बी पावर, तो पावर कितना होना चाहिए बल्ब का, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है पी का, ठीक है। आपको वी दिया है, आई दिया है, बड़े आराम से निकल जाएगा बेटा, पहला वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। लेकिन आगे कुछ और भी पूछा है बेटा, इफ इट इज केप्ट ऑन फॉर 10 आवर्स, मतलब अगर उसे 10 घंटे के लिए ऑन रखा जाए, चालू रखा जाए, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम, तो कितना यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले पावर निकाल लीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसके बाद आप 220 इंटू सिंपल 0.45 मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये 22 जा, अब मैं इसे नहीं करूंगा, इतना तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 99 वॉट, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू 99 वॉट, ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा बोला है कि अगर 10 घंटे के लिए ऑन रख दिया गया तो कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जाएगा। तो उसके लिए कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए लिख लेंगे, बस इसको 99 वॉट को आप 10 हावर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है, 10 हावर से। तो 10 हावर से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए इसे, और आंसर हो जाएगा आपका 990 वॉट हावर हो जाएगा। इसको आप किलो वॉट में बदलना चाहें तो 1 किलो वॉट हावर में कितना होता है, कितना वॉट हावर हो जाएगा, तो आंसर है 1000 वॉट हावर हो जाता है। तो 1 वॉट हावर में कितना किलो वॉट हावर हो जाएगा, तो बस इस 1000 को इधर भेज दो, तो 1/1000 किलो वॉट हावर इन 1 वॉट हावर, ठीक है। तो फिर मतलब ये ऐसा हो गया कुछ, 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 1/1000 किलो वॉट आवर। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जिनकी मैथ वीक होगी ना, तो ये यूनिट चेंज करने में दिक्कत हो सकता है, तो वो बच्चे यहीं पर भी अगर एग्जाम में छोड़ देते हैं तो उनको मार्क्स मिल जाएगा, ओके। हाँ, अगर आप आउट ऑफ के करीब जाएंगे तो कट कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो कॉमर्शियल यूनिट यूज होती है वो किलो वॉट आवर में यूज होती है। तो 990 वॉट आवर से इसको अगर किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है तो 990 डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा आपको, 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर उसे डिवाइड कर देते हैं 990 डिवाइडेड बाय 1000, तो किलो वॉट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, एंड ये आएगा आपको 0.99 किलो वॉट आवर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 10 घंटे में इतना किलो वॉट आवर यूज करेगा, इतना यूनिट यूज कर लेगा, ठीक है। ये स्मॉल रखना होता है और वॉट को आपको बड़ा रखना होता है, उसमें डब्ल्यू को और हावर का, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो ये थे आपके सॉल्व एग्जांपल्स जो हमने कर लिए। उम्मीद है चारों के चारों आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसे एक दो बार रिपीट करके देख लेना। मैं जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ, कॉन्सेप्ट पक्का आपको पता होना चाहिए, तभी ये कर पाएंगे। चलिए अब देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल, बच्चे लोग, बहुत ही आसान है वो भी। पहला ही क्वेश्चन है आपका, हीट एनर्जी is being produced in a resistance, okay, in a circuit at the rate of 100 watt, ठीक है। तो यहाँ पे वॉट जैसे ही आए तो मतलब वो किसका चीज हो गया, पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 100 वॉट। समझ आ रहा है आप लोगों को, है ना। इसके बाद बात करते हैं आपका, द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट, मतलब करंट कितना फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर का सर्किट में। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। फिर से आपको कोई याद आया पी का फॉर्मूला आई आर के रिस्पेक्ट में, नहीं याद आया तो एक बार फटाफट से जाते हैं फर्स्ट पेज पे, देख लीजिए आप फटाफट, देखिए देखिए कौन सा है। तो यहाँ देखिए सेकंड वाला, P इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर। आ जाइए आ जाइए आ जाइए अपने क्वेश्चन पे आ जाइए, P इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको पूछा क्या है, आर, बड़े आसानी से निकाल दोगे। अब P की वैल्यू कितनी है आपकी 100, ओके। P is equal to 100, है ना। Heat energy is being produced in a resistance in a circuit at the rate of 100 watt.
the current of 3 ampere is flowing in the circuit, what must be the value of resistance? Okay, so यहाँ पे रखा आपने 3 और into क्या रखा आपने r square, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनने जाएगा फिर इसके बाद में देख लेते हैं, आप लोग करिए थोड़ा इसे। ये फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसे कट कर दीजिए। आई स्क्वायर आर होता है, हमने वहां गड़बड़ लिखा है क्या, आई स्क्वायर आर, आई वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई आर, हाँ यहाँ पे हमने आर लिख दिया है ना, यहाँ आर नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे वी के जगह पे हमने आई आर डाला है, तो यहाँ पे आई आएगा। ओके, हाँ ठीक है, इसे कट करके आई स्क्वायर आर कर लीजिए। ओके, हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है, मैं चलिए जाने दीजिए, वीडियो चल रहा है, क्या बोलूं इसमें। सो इसे कट कर देते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ऐसा लिख लेते हैं, एंड I की वैल्यू जो है यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए जो 9 हो जाएगा, इंटू आर, एंड पावर इज इक्वल टू क्या है 100, एंड 100 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 9, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9, और उसको मैंने यहाँ पे भेज दिया आर। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए एक स्टेप और, कि 100 3 का स्क्वायर 9 इंटू आर, अब 9 को इधर भेजिए, है ना, तो इधर मल्टीप्लाइड में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो यू कैन राइट इट आल्सो लाइक दिस, r is equal to 100 by 9, I think now you can divide, तो आंसर आता है 11.11 ओम। तो देखिए आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है 11 ओम, तो वो अप्रोक्सीमेटली आंसर है, ठीक है, तो वो भी राइट है, और अगर आप एग्जाम में ये लिख कर आते हैं तो ये भी राइट है। ओके, तो यहाँ पे यही पूछा था कि व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, तो बड़े ही आसानी से अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप आराम से निकाल के आ जाएंगे एग्जाम में भी। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो टू टंगस्टन बल्ब्स ऑफ वॉटेज 100 वॉट एंड 60 वॉट, मतलब एक बार फिर से दो अलग अलग टंगस्टन बल्ब हैं जिनका वॉटेज यानी कि पावर 100 वॉट का एक बल्ब है, और दूसरा बल्ब जो है वो है आपका 60 वॉट का, यानी यहाँ पे आप लिख लेंगे 60 वॉट, एंड वर्क ऑन 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 220 वोल्ट, एंड इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर उन दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया जाए तो हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, मतलब यहाँ करंट कितना फ्लो होगा ये आपको पूछ रहे हैं। देखिए इसमें दो तरीका आपको सॉल्व करने का है, बट मैं आपको एक इजी तरीका दे रहा हूँ इसे सॉल्व करने का। देखिए आप ध्यान में रखिए, ये फिर से एक 9th का कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे अगर किसी चीज को, यानी कि जैसे मैंने रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया है, ऐसे, और मैंने एक बैटरी से इसे कनेक्ट किया है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें क्या नहीं बदलेगा, करंट, यहाँ पर भी I1 I2 I3 ऐसे हो सकता है, और यहाँ पर वोल्टेज मेजर करने के लिए आप ऐसे डिवाइस लगा सकते हैं, तो वोल्टेज और यहाँ पर भी वोल्टेज। तो क्वेश्चन ये एक ये कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर पैरेलल कनेक्शन कर दिया जाए ऐसे, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस का ऐसे पैरेलल कनेक्शन कर दिया जाए और उनको किसी एक वोल्टेज से ऐसे बाहर सेल से जोड़ दिया जाए, और यहाँ पर फिर वोल्टेज लगा के मेजर किया जाए, तो फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या नहीं बदलेगा इसमें, वोल्टेज नहीं बदलेगा या करंट। तो आंसर आता है कि पोटेंशियल जो है, जब पैरेलल कनेक्शन होता है, यानी ये वाला जो सेकंड वाला कनेक्शन है, इसमें ये जो वोल्टेज है ना ये नहीं बदलेगा, ठीक है, यहाँ करंट बदल जाएगा, मतलब यहाँ I1 अलग होगा, I2 अलग होगा, I3 अलग होगा, समझ आ रहा है, लेकिन यहाँ V1 V2 और V3 तीनों ही बराबर होंगे, और इस वाले केस में यहाँ V1 अलग होगा, V2 अलग होगा और V3 अलग होगा, और करंट जो है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 होगा, ठीक है, इसे ध्यान में रखिए, ये 9th का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, तब आप ये वाला जो मैं इजी तरीका बताने जा रहा हूँ कर पाएंगे। यहाँ क्या बोला है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, करंट पूछा है, तो पहले वाले बल्ब के लिए मैं कह सकता हूँ, अब आप एक लाइन लिख देंगे वहां पे सोल्यूशन लिखते वक्त, ठीक है, सिंस पोटेंशियल रिमेन सेम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंस पोटेंशियल remains same in the resistors when they are connected
इन पैरेलल, ओके, इन पैरेलल। जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि कनेक्टेड इन पैरेलल रहेंगे तो उनका पोटेंशियल जो है सेम रहेगा। तो अब हम फर्स्ट वाले बल्ब के लिए, फर्स्ट वाले टंगस्टन बल्ब के लिए, जैसे यहाँ पे 2 टंगस्टन बल्ब है तो हम फर्स्ट वाले के लिए देख लेते हैं। तो लिखते हैं फॉर फर्स्ट टंगस्टन बल्ब, ठीक है, पहले वाले बल्ब के लिए क्या होगा आपका, पावर कितना है, तो आंसर है पहले वाले के लिए पावर है 100 वॉट, ठीक है, और पोटेंशियल कितना है उसका, तो आंसर है उसका पोटेंशियल तो दोनों के लिए भी सेम रहने वाला है 220 वोल्ट। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना करंट है। तो हमारे पास उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट इंटू आई, यानी करंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है क्या निकालना चाहते हैं, आई निकालना चाहते हैं, तो पी अपॉन वी हो जाएगा, सिंपल है ना। तो पावर अपॉन वोल्टेज हो जाएगा, तो पावर कितना है 100 अपॉन वोल्टेज कितना हो जाएगा 220, कट करा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 10 है, ये 22 है, तो ये अगर 2 से कट कराएगा तो ये 2 5 जा और ये 11, तो 5/11 ऐसा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका जब आप और डिवीजन करेंगे तो आप पाएंगे 0.45, ठीक है, 0.45। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे बिलीव है कि आप लोग वो कर लेंगे। तो 0.45 एम्पियर ये करंट मिला आपको फर्स्ट वाले केस में, ठीक है। सिंस ये पैरेलल कनेक्शन है तो करंट चेंज होगा, आपको ध्यान में रखिए इस बात को। दूसरा दूसरा जो है, अब आप दूसरे के लिए करेंगे तो आप लिख सकते हैं फॉर सेकंड टंगस्टन बल्ब, फॉर सेम प्रोसेस उसमें भी करेंगे, फॉर सेकंड टंगस्टन बल्ब, ठीक है। तो उसके लिए भी वही पावर, उसके लिए कितना लग रहा है बेटा, आंसर है 60 वॉट लग रहा है, और वोल्टेज भी उसके लिए कितना है 220 वोल्ट वोल्ट है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है उसमें करंट कितना होगा। ये मान लीजिए आपने P1 का यूज किया तो यहाँ पर आपका V तो वही है, I1 आ गया आपका, ये I1 कर दीजिए, यहाँ पर आप P1 कर दीजिए, यहाँ पे आप P2 कर दीजिए, V तो वही रहेगा आपका I2 इज इक्वल टू, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहा हूँ यहाँ पे P2 अपॉन V ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो P2 का वैल्यू कितना है मेरा, P2 का वैल्यू है मेरा 60 डिवाइड बाई 220 कर दूंगा। फिर से इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 0 से 0 कट कराइए, 6/22 लिखिए, एंड क्या लिख देंगे इसे, 2 3 जा 6 एंड 11, एंड इसे और कट करेंगे तो नियर अबाउट ये 0.27 एम्पियर आ जाएगा। तो ये आपका I2 का वैल्यू आ गया 0.27 एम्पियर, और ये आपका I1 का वैल्यू आ गया जिसे हम कह सकते हैं 0.45 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये जो हमारे करंट आए हैं दो अलग अलग बल्ब में, तो इसे हम जोड़ देंगे तो हमें मेन कंडक्टर में कितना करंट है वो मिल जाएगा। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, I1 प्लस I2, ठीक है। अब I1 कितना है आपका 0.45 है ना, प्लस 0.27, इन दोनों को जोड़िए तो 7 5 कितना हो जाता है 12, एंड 1 कैरी 4 2 6 एंड 1 7, तो आंसर आया 72, और डेसिमल यहाँ पे लगा दीजिए 0.72 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल करंट इन द कंडक्टर, मेन कंडक्टर, ओके। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। देखिए ये तरीका इजी है क्योंकि आपको ये वाला रिलेशन पता है। इसका दूसरा भी तरीका है लेकिन उसमें मैथ इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो बस ये मैंने इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बताया वीडियो में, उसको एक दो बार आप रिवाइंड कर करके देखिए। और ये लाइन जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल रिमेन सेम इन द रजिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये इस पे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि अगर रजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो उसमें क्या नहीं बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की करंट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके इसे ज्यादा दिमाग में रखिएगा और यही लिखकर फिर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है बड़ा ही, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 500 वॉट टीवी सेट इन 30 मिनट। मतलब अगर हम लोग कोई टीवी देख रहे हैं आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए, और वो 500 वॉट यूनिट अगर कंज्यूम कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे P1 इज इक्वल टू आपका 500 वॉट हो गया, ठीक है। और टाइम यहाँ पे उसके लिए कितना लग रहा है आपका 30 मिनट, ठीक है। एंड दूसरा जो है 600 वॉट जो है, P2 हो गया आपका 600 वॉट, और हीटर है वो, और उसको टाइम कितना लग रहा है, उसको लग रहा है 20 मिनट। तो कौन ज्यादा जो है
ये यूज कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन ज्यादा यूज कर रहा है। तो अगेन आपको एक फॉर्मूला पावर का याद होगा, तो स्टार्टिंग फॉर्मूला यही है जहां से सारा खेल शुरू होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो पहले वाली की एनर्जी निकाल लीजिए, है ना। तो P1 इज इक्वल टू E1 बाई T1, है ना। इसे T1 भी कह सकते हो, इसे T2 भी कह सकते हो। तो बस E1 और E2 दोनों कंपेयर कर देना, काम खत्म। और देखिए, तो P1 इंटू T1 गिव्स यू E1, है ना। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 इंटू T1, है ना, एकदम सिंपल। तो P1 की वैल्यू आप डाल दो, P1 कितना है आपका 500 और T1 कितना है आपका 30, एंड दोनों को मिला मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1500, सॉरी 5 3 जा 15 और ये 100 नहीं बल्कि 1000 हो जाएगा। E1 आ रहा है, ठीक है। एनर्जी की यूनिट जूल होती है तो आप यहाँ पे जूल लिख सकते हैं, 15,000 जूल। और इस केस में भी वही कर सकते हैं। P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E2 बाई T2। तो आपका यहाँ पे E2 कितना हो जाएगा आपका P2 इंटू T2, है ना। तो P2 कितना है आपका, यानी पावर जो हीटर में यूज हो रहा है, तो वो है आपका 600 और T2 कितना है आपका 20 मिनट्स। तो 600 इंटू 20 मिनट्स कर दीजिए, 12,000 आ जाएगा। अगेन यूनिट जो है एनर्जी की क्या बन जाएगी, जूल। आप अगर इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं कि जो E1 है उसकी एनर्जी E2 से ज्यादा है ना। उसकी एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है। तो नाउ आपके पास आंसर आ गया है कि कौन जो है ज्यादा एनर्जी स्पेंड करेगा। तो आंसर हो रहा है आपका कि टीवी सेट जो है ना, टीवी सेट विल स्पेंड मोर एनर्जी, है ना। टीवी सेट विल स्पेंड मोर। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ओहो, स्लाइड में गड़बड़ हो गई। थैंक यू, पहले आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1100 वॉट, मतलब एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 1100 वॉट का है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स, उसको टाइम दे दिया है कितना। मैं यहाँ P1 क्यों लिखा, नहीं लिखना चाहिए, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, 1100 वॉट, एंड टाइम कितना हो रहा है वो 2 आवर्स। तो कोई एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रिक आयरन है ओके, जो कितने हावर्स के जो 1100 वॉट की एनर्जी यूज कर रहा है, एंड ये 2 आवर्स के लिए ऑपरेट होता है, ठीक है। एवरी डे ये यूज होता है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंस आएगा, कितना खर्चा आएगा फॉर दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप उसका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन निकालिए। तो जाहिर सी बात है, आपको अभी अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में किया आपने, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो उसका एनर्जी एक दिन का जो कंजम्पशन है, पावर इंटू टाइम कर दीजिए। तो पावर इंटू टाइम अगर आप करेंगे तो पावर की वैल्यू कितनी है आपकी 1100, और टाइम कितना लग रहा है आपको 2। तो आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली ये 2200, ओके, 2200। लेकिन ये जो है आपने 2 आवर्स के हिसाब से किया। अगर आप हावर को मिनट में कन्वर्ट करते हैं या और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले आइए थोड़ा कन्वर्जन सिखाता हूं मैं आपको। 1 आवर में 60 मिनट होता है, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 1 आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे, दैट 60 मिनट। 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होता है तो 60 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, तो 60 × 60 यानी 60 × 60, तो टोटल आंसर इज 3600 सेकंड्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर आप यहाँ पर जैसे 2 आवर्स की जगह पे टू 1 आवर्स में तो 3600 सेकंड्स हो रहे हैं, तो 2 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 2 × 3600 सेकंड्स हो जाएंगे। बात समझ आ रही है, थोड़ा आराम से, हाँ। 2 × 3600, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करा दिया हूँ मैं पहले ही ऑलरेडी, तो 2200 हो चुका है। उसमें भी मल्टीप्लाई कराना होगा 3600 से। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यही मैं कह रहा था। तो यहाँ पे लास्ट में आप 4 जीरो लगा दीजिए, क्योंकि जीरो में कोई दिक्कत नहीं है। 36 × 22 जब आप करेंगे तो आपको 792 आना चाहिए, ठीक है। कितना आ जाना चाहिए, 792। मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली इसे पढ़ूं तो ठीक है, वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगर 22 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए।
132, तो 132 का 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 13 कैरी ले लिया, एंड 22 3 जा कितना होता है, 22 3 जा 66, 66 में मैंने 13 डाल दिया तो 79। ठीक है, ये मेरा कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। कितना हो रहा है, 792,000, 4 जीरो हो गया, और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ठीक है, एक एक चीज हो गई। तो ये तो एक दिन का कंजम्पशन है। अब अप्रैल मंथ में ऑलमोस्ट हमेशा कितने दिन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अप्रैल मंथ में आते हैं 30 दिन। ठीक है, तो ये अगर एक दिन का कंजम्पशन है, तो अप्रैल मंथ का कंजम्पशन कितना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि अप्रैल में 30 दिन होता है, और मुझे लगता है आपको भी ये बात पता होगी। तो आप कह सकते हो कि एक दिन में अगर इतना एनर्जी यूज हो रहा है, लगभग 792 एंड 40, है ना। तो अप्रैल मंथ में कितना यूज हो जाएगी, ई डैश से शो कर देता हूँ, इज इक्वल टू ई इंटू 30, मल्टीप्लाई करा दीजिए उसे बस। तो ये हो जाएगा 792,000 इंटू 30, मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो भी आंसर होगा आ जाएगा। तो 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा कितना होता है 27, 3 7 जा 21 एंड 2 23, एंड यहाँ पे 4 जीरो ऑलरेडी, एक और, तो ये 5 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, जीरो बहुत बढ़ेंगे, आपको संभाल के लगाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जूल। इतनी एनर्जी यूज हो रही है आपकी, जो है एक महीने के अंदर। ठीक है, तो अब इसे हम कन्वर्ट करना चाहेंगे किसी और क्वांटिटी में, और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक कंपनी है वो चार्ज करती है 5 रुपए पर यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना। तो जितना भी आपका एनर्जी है उस पर 5 रुपए के हिसाब से वो चार्ज करती है, तो वो हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा उसका। तो सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं यूनिट में, तो उसके लिए देखते हैं क्या लिख सकते हैं। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, जो कॉमर्शियल यूनिट होती है बेटा, तो 1 किलोवाट आवर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, 10⁶ तो ये 1 किलोवाट आवर की यूनिट है। तो उस हिसाब से हमें देखना होगा कि ये जितना यूज हुआ है जूल, तो ये कितना किलोवाट आवर यूज हुआ है। तो अगर हम इसे डिवाइड करा दे 3.6 इंटू 10⁶ से, तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसे, मतलब ये 237600000 डिवाइड बाय 3.6 इंटू 10⁶ ऐसे। ठीक है, अब इसे मैं यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि मुझे कितना यूनिट लगेगा, तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 10 वाला कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 10 के पावर वाला। यहाँ पे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 ना। तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं 2376 इंटू 10 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 3.6 इंटू 10 का पावर 6। ठीक है, अब आप चाहिए तो ये जो है इसमें एक 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, या नीचे वाले में 3.6 में एक 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर कुछ ऐसा हो जाएगा 2376, और एक 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो 36 हो जाएगा, 36.0 हो जाएगा, उसके बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो आप 36 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ से एक आपका 6 के जगह एक आपका माइनस हो जाएगा, यानी ये 5 हो जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी आपका 10 पावर 5 है। तो आप देख सकते हो ये दोनों कैंसल, 10 पावर 5 10 पावर 5, और यहाँ पे इसको जब आप कट कराएंगे तो ये आपको, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, 66 यूनिट ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, आप कट करा के चेक कर लीजिएगा, 66 यूनिट आ जाएगा। या मैं यहाँ कट भी कर दूं तो बहुत गंदा हो जाएगा, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। तो 66 यूनिट एक महीने में यूज हुआ है, और एक यूनिट पे कितना खर्चा आता है, 5 रुपए का। तो उस हिसाब से आपका टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 66 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका कुछ 5 6 30, 5 6 30 और 330 रुपीस। ठीक है, तो अप्रैल मंथ में अगर आप 2 घंटा पर डे यूज करते हो 1100 वाट का इलेक्ट्रिक आयरन, तो आपको 330 रुपए का एक्सपेंस उस पर आएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो।
और थोड़ा-सा कैलकुलेशन पार्ट बच्चा लोग मैं आप पे छोड़ा हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही न्यूमेरिकल्स है, आप इसे ध्यान से कर लेना। इसके अलावा इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो राइट हैंड थंब रूल वगैरह है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल भी है, और जो भी आपको इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग है बेटे, उसे आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, मोटर और जनरेटर दोनों भी। ये सब इनके मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए फिर मैं मिलूँगा नए आपके चैप्टर के साथ, हीट। अ, तो आप लोग तब तक इसको करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएँ कि आप लोग साइंस में बढ़िया से बढ़िया नंबर ले आएँ।